हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। ये हम लोग का बेंजीन एंड डेरिवेटिव्स का ये लेक्चर 3 है। इससे पहले हमने इसी चैनल पे 2 लेक्चर और अपलोड कर चुका है। अगर आपने नहीं देखा यू कैन गो एंड चेक आउट। आज हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी के बारे में, ठीक है। एरोमेटिसिटी को समझने से पहले हमको रेजोनेंस के बारे में समझना होगा, क्योंकि एरोमेटिसिटी रेजोनेंस का ही एक पर्टिकुलर केस होता है, ठीक है। अगर किसी कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है और ये कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है तो उसमें एरोमेटिसिटी भी होगा, ठीक है। रेजोनेंस को समझने के लिए हम लोग को इस चीज़ों को देखना होगा, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, डॉट का मतलब होता है फ्री रेडिकल या फिर पाई बॉन्ड। ये 4 चीज़ों में से अगर कोई भी पेयर में और कॉन्जुगेशन हो, कॉन्जुगेशन का मतलब एक के बाद एक अल्टरनेट, जैसे कि मैं आपको एक यहाँ पर बना के दिखाता हूँ कंपाउंड। कोई रीज़न की वजह से मान लीजिए यहाँ पर एक फ्री रेडिकल का जनरेशन हुआ, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, बस इतना ही है कंपाउंड, ठीक है। और बाकी तो आपको पता ही है कि 4 वैलेंसी फुलफिल करना है कार्बन का, तो यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा, है ना। 1 2 3 4, 1 2 3, ये यहाँ पर एक फ्री रेडिकल है, ठीक। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह है कार्बन नंबर 1, यह है 2, यह है 3 और यह है 4। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि एक बॉन्ड छोड़ करके, ठीक है, एक बॉन्ड छोड़ करके दूसरे बॉन्ड में, यहाँ पर फ्री रेडिकल है, एक छोड़े दूसरे में आए, एक छोड़े दूसरे मतलब अल्टरनेट। अगर अल्टरनेटिवली फ्री रेडिकल हो या फिर पाई बॉन्ड हो या फिर अगर यहाँ पर माइनस चार्ज भी होता या फिर यहाँ पर प्लस चार्ज भी होता, कुछ भी होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर रेजोनेंस का डेवलपमेंट होता है। और वो कैसे होगा? डिपेंड करता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा फ्री रेडिकल है, ठीक है। फ्री रेडिकल का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है, इसके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन रिच है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि अपना वैलेंसी फुलफिल कर सके। फिलहाल तो इसके पास एक ही है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी होता है, कौन? फ्री रेडिकल। तो इस बॉन्ड से वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपने साइड विड्रॉ करने की कोशिश करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इस साइड आएगा तो यहाँ का बॉन्ड टूट जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। अब ये फ्री रेडिकल कहाँ चला गया? गायब हो गया क्या? नहीं, वो यहाँ जनरेट हो गया, फ्री रेडिकल अब यहाँ जनरेट हो गया। यही प्रोसेस होता है रेजोनेंस का, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम एरोमेटिसिटी में अप्लाई करते हैं। इसके लिए भी वही चीज़ होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग एग्जांपल लेके चल रहे हैं बेंजीन का। बेंजीन के अलावा भी कुछ कुछ कंपाउंड रहते हैं जो एरोमेटिसिटी शो करते हैं। बेंजीन में सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड होता है और वो भी अल्टरनेट। देखिए यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, मतलब अल्टरनेटिवली पाई बॉन्ड है यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉन्जुगेटेड है। कैसा कंपाउंड है ये? कॉन्जुगेटेड है। कॉन्जुगेटेड है और पाई बॉन्ड है, मतलब ये रेजोनेंस शो करेगा। पक्का है कि ये क्या शो करेगा? रेजोनेंस शो करेगा। एक और कंपाउंड ले लेते हैं, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं नीचे बना देता हूँ। ये भी एक कंपाउंड हो गया। ये क्या है? ये एल्कीन है, एलिफेटिक एल्कीन है और ये एरोमेटिक एल्कीन है। सीखेंगे क्या होता है ये सब चीज़। यहाँ पर लग गया हाइड्रोजन। कंपेयर करके हम लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा समझ आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए ऊपर वाले कंपाउंड में आपको दिख रहा है यहाँ पर कि कॉन्जुगेटेड है। क्या इसमें पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड है? पाई बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। कॉन्जुगेटेड है, बिल्कुल कॉन्जुगेटेड है। ये कंपाउंड भी कॉन्जुगेटेड है। क्या इसमें रेजोनेंस होगा? कॉन्जुगेटेड होना चाहिए रेजोनेंस के लिए। कॉन्जुगेटेड है, पाई बॉन्ड है, क्या रेजोनेंस होगा? बिल्कुल, इसमें भी रेजोनेंस होगा। दोनों कंपाउंड में रेजोनेंस होगा। तो फिर फ़र्क किस चीज़ का है? अब वही चीज़ को आज हम सीखेंगे, ठीक है। एरोमेटिसिटी में ये होता है कि जो साइंटिस्ट थे हकल, उनके द्वारा ये एरोमेटिसिटी का मतलब थ्योरी था वो दिया गया था हकल के थ्रू। हकल ने बताया, हाँ, हकल के 3 पोस्टुलेट्स थे। उन्होंने बताया कि अगर कोई कंपाउंड जिसमें रेजोनेंस है, उसमें रेजोनेंस होना चाहिए, ठीक है, मतलब कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड होना चाहिए, रेजोनेंस दिखाएगा। अगर किसी कंपाउंड में रेजोनेंस है और साथ ही साथ वो प्लेनर है, कैसा मॉलिक्यूल है? प्लेनर। ये सब का मतलब हम लोग समझेंगे धीरे धीरे। उसके अलावा ये एक फार्मूला भी फॉलो करता है। कौन सा फार्मूला? ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये फार्मूला फॉलो करता है। इसके अलावा कॉन्जुगेटेड तो मेन चीज़ है, वो तो रहेगा ही, कॉन्जुगेटेड है। अगर ये 3 चीज़ जो कंपाउंड रेजोनेंस दिखा रहा है, ये चीज़ फॉलो करता है, तो उसमें क्या होगा?
एरोमेटिसिटी होगा। ठीक है, अब एक एक करके तीनों को समझते हैं। प्लेनर का मतलब क्या है? प्लेनर का मतलब है कि जैसे कि मैं आपको मीथेन का एग्जांपल देता हूँ। बचपन से सीखे मीथेन का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ये बन गया मीथेन। मीथेन का थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, मतलब जैसे कि ये पहला बॉन्ड, ये ऊपर वाला बॉन्ड फर्स्ट, यहाँ नीचे में कार्बन, ऊपर में हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन है, ये बना सेकेंड, ये बना थर्ड, और एक और पीछे से आएगा, ये बना सेकेंड थर्ड, ये दिख रहा है 1 2 3, और ये मेरा हाथ मान लीजिए चौथा बॉन्ड है ये। अब आप देख के बताइए क्या ये प्लेनर है? ये प्लेनर नहीं, ये कैसा हो गया? ये 3 डायमेंशनल हो गया ये। तो इसमें अगर रेजोनेंस होता भी, फिलहाल तो इसमें रेजोनेंस नहीं है, अगर मान लीजिए इसमें रेजोनेंस होता भी तो इसमें एरोमेटिसिटी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है। तो प्लेनर कैसा होगा? प्लेनर का मतलब है कि ये मान लीजिए कोई कंपाउंड है जिसके यहाँ पर एटम्स लगे हुए हैं। देखिए एक ही प्लेन में है, मेरा पाम जो है एक ही प्लेन पे, ये हो गया प्लेनर मॉलिक्यूल, एक स्ट्रेट प्लेन में होना चाहिए, ये हो गया प्लेनर मॉलिक्यूल। ये फॉर्मूला को आखिरी में देखेंगे, पहले इसको देख लीजिए। कॉन्जुगेटेड और इसके साथ साथ होना चाहिए साइक्लिक। इस कंपाउंड को आप देखिए, ये प्लेनर है क्योंकि पाई बॉन्ड है, यहाँ पर sp2 होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, तो इसका ट्राइगोनल प्लेनर ऐसा वाला, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया कार्बन। ये स्ट्रक्चर फॉलो करता है जिसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इन ये सब का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। लेकिन इसमें अभी भी एरोमेटिसिटी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये साइक्लिक नहीं है, ये साइक्लिक नहीं है, एलिफैटिक है, ये स्टेट चेन है, साइक्लिक तो है नहीं, साइक्लिक का तो कोई केस ही नहीं है यहाँ पर, तो इस वजह से एरोमेटिसिटी शो नहीं करेगा। इन अदर केस बेंजीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, हर एटम में, हर कार्बन एटम में। ओके, अगर हाइड्रोजन का बात करें तो उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? कमेंट करके नीचे बताइए। कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसका मतलब हर एक कार्बन एटम प्लेनर मॉलिक्यूल है। ठीक है, हर एक प्लेनर है, ये एक प्लेन कार्बन का, ये एक प्लेन, ये एक प्लेन, और सारों 6 के 6 कार्बन प्लेन पे ही है। तो ये कैसा मॉलिक्यूल हो गया? बेंजीन हो गया हमारा प्लेनर मॉलिक्यूल। ठीक है, थर्ड वालों को देखिए, साइक्लिक। देख के ही पता चल रहा है साइक्लिक, ज़्यादा समझाने की जरूरत ही नहीं है। वो साइक्लिक नहीं था, एरोमेटिसिटी शो नहीं करेगा। साइक्लिक है, शो कर सकता है, अभी हम बिल्कुल श्योर नहीं है, कर सकता है। ठीक है, मैं इतना को मिटा देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और कंपाउंड दिखाता हूँ, सिमिलर टू बेंजीन, लेकिन वो बेंजीन नहीं है। चलिए एक एक करके कंडीशन को डिस्कस करते हैं। क्या इसमें पाई बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है। ठीक है, क्या ये कॉन्जुगेशन में है? पाई बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, अल्टरनेटिवली पाई बॉन्ड है। कॉन्जुगेटेड है, बिल्कुल कॉन्जुगेटेड है। क्या ये रेजोनेंस शो करेगा? शो करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये भी प्लेनर होगा। क्यों प्लेनर होगा? देखिए यहाँ पर 3 बॉन्ड है, मतलब एक, अच्छा आपको पता ना बॉन्ड कैसे काउंट करते हैं? अगर ये पाई बॉन्ड है तो हम इसको एक सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन को काउंट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगेगा तो ये भी sp2, ये भी sp2, ये सारे कार्बन जो है ये सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब इनका भी वही ट्राइगोनल प्लेनर वाला स्ट्रक्चर होगा। मतलब ये वाला मॉलिक्यूल भी कैसा हो गया? हमारा प्लेनर मॉलिक्यूल हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों कंपाउंड में से कौन सा एरोमेटिसिटी शो करेगा? दोनों सेम कंडीशन है, दोनों के पास कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स है। इसके अलावा दोनों के पास क्या है? साइक्लिक कंपाउंड है, दोनों साइक्लिक है। इसके अलावा प्लेनर भी है, बहुत सिमिलर हो गया। अब सिर्फ डिफरेंस आता है सिर्फ एक चीज़ पे, वो है ये, इसको बोलते हैं हकल्स रूल। ये है मेन हकल का रूल, कि हकल ने ये बताया कि जो एक कंपाउंड है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अंदर वाले। ये बाहर वाले कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे सिग्मा, बाहर के हो जाएंगे सिग्मा, ये सिग्मा। क्या ये सिग्मा है? हाँ, ये भी सिग्मा ही है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा है। सिर्फ जो अंदर वाला है ये है पाई बॉन्ड। क्या है ये? अंदर में पाई बॉन्ड। अच्छा मैं आपको पूछ रहा हूँ कि ये एक पाई बॉन्ड है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? पाई बॉन्ड नहीं, नॉर्मली कोई भी एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? शेयरिंग्स होता है, मतलब
एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, टोटल कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। कोई भी एक सिंगल बॉन्ड है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखते हैं, बाहर का सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमको सिग्मा से कोई लेना देना नहीं, हमको किससे मतलब है? पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से मतलब है, मतलब अंदर वाला बॉन्ड। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है आपको? हम लोग पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर रहे हैं, सिग्मा का काउंट नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा रेड में बना देते हैं पाई का। अब आप काउंट करके बताइए कि इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन मिले हमको? कौन से इलेक्ट्रॉन? पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1 2 3 4 5 6 कितने इलेक्ट्रॉन मिले हमको? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिले। ठीक है, अब इसमें काउंट करते हैं। सेम वही, बाहर वाला कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? सिग्मा, और अंदर वाला पाई बॉन्ड। ये भी पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है, ये भी पाई, और ये वाला भी पाई बॉन्ड है। हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो सब में 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक, यहाँ। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें? इसमें हो गए 8 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। काउंटिंग आपको समझ आ गया कैसे काउंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का? अब आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्मूला को देखते हैं। इस फॉर्मूला में क्या बोल रहा है? 4n+2, ये क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब इतना हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन इतना चाहिए। 4n+2 इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन? पाई वाला इलेक्ट्रॉन। पूरा कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन हमको नहीं गिनना है, सिर्फ पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हमको गिनना है। 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, इतना होना चाहिए। ठीक है, बेंजीन में हमको कितना पाई इलेक्ट्रॉन मिला? 6 मिला। ये बेंजीन के लिए हो गया, और ये इस कंपाउंड के लिए यहाँ पर बना देते हैं। इसमें कितना हमको मिला? +2 इक्वल टू कितना हमको मिला यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन? यहाँ पर मिला हमको 8। और बेंजीन के केस में कितना मिला? 4n+2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 6। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि n का मतलब क्या होता है? ये जो n है ये क्या चीज़ है? इतना तो हमको समझ आ गया कि ये जो इक्वेशन है, हकल का जो इक्वेशन है, इसको हमको जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसके इक्विलेट कर देना है। कर दिए। ये n का क्या मतलब हुआ? थोड़ा मोड़ा अगर आपको मैथ्स याद होगा तो n को बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या है कि इंटीजर में नंबर हो सकते हैं लेकिन पॉइंट में नंबर नहीं हो सकते, जैसे कि 1 2 3 4, ये सब क्या है? इंटीजर है। ठीक है, लेकिन अगर मैं 1.1 कर दूं या फिर 1.5 कर दूं तो ये इंटीजर नहीं है। इतना समझ आ गया? अब ये बोलते हैं कि जब हम लोग इसमें n फाइंड करते हैं, हमको नहीं पता n क्या है, चलिए फाइंड किया। 4n इक्वल टू 6 - 2, तो ये हो जाएगा 4। 4n इक्वल टू 4, ये आ जाएगा। अब n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। इसमें फाइंड करते हैं। 4n इक्वल टू 8 - 2, 4n इक्वल टू 6, n का वैल्यू कितना आ गया? 6/4। पॉइंट में आएगा 1.5 और यहाँ पर आएगा 1। अब बताइए कि कौन सा वाला सही वैल्यू है? मैं तो पहले बता दिया, इंटीजर पॉइंट्स में इंटीजर नहीं आते, उनका एक डेफिनेट वैल्यू होता है। ठीक है, इसमें देखिए क्या डेफिनेट वैल्यू है? डेफिनेट वैल्यू है, सही है। क्या इसमें कोई डेफिनेट वैल्यू है? नहीं। देखिए पॉइंट में आ गया तो ये इंटीजर नहीं है। तो अब इस केस में हमको क्या समझ आया कि ये जो हकल का रूल है वो कौन फॉलो कर रहा है? बेंजीन फॉलो कर रहा है कि ये कंपाउंड फॉलो कर रहा है? बेंजीन फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो आखिरी में हमको इंटीजर मिला वो एक डेफिनेट नंबर मिला है, और यहाँ पर हमको पॉइंट में मिल गया, जो कि इंटीजर के केस में पॉसिबल नहीं होता। इसी वजह से, ठीक है, यही मेन कारण है कि जो बेंजीन है वो एरोमेटिसिटी शो करेगा और ये कंपाउंड एरोमेटिसिटी शो नहीं करेगा, बल्कि ये तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है ये तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों? इसका भी आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे से पूछिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। ये तो एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ये इसका स्टेबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगा, इसमें अच्छा स्टेबिलिटी आएगा, इसमें बहुत ही कम हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई है। मेन यही 3 चीज़ है कि जो हकल का रूल है जो कि एरोमेटिसिटी को बताता है, वो ये बोलता है कि अगर कोई कंपाउंड में रेजोनेंस है, रेजोनेंस होना तो बहुत ज़रूरी है, रेजोनेंस है, इसके अलावा प्लेनर है, साथ ही साथ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इस रूल को फॉलो करता है, और कॉन्जुगेटेड के साथ साथ साइक्लिक है। ठीक है, तो वो क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। ये एरोमेटिक कंपाउंड क्यों नहीं हुआ? इवन दो ये प्लेनर है, इवन दो ये साइक्लिक है, इवन दो इसके बॉन्ड कॉन्जुगेटेड है, लेकिन ये हकल का इस फॉर्मूला को वो फॉलो नहीं कर रहे। क्या प्रॉब्लम हो गया इसमें?
इंटीजर का वैल्यू डेफिनेट नंबर नहीं आया, वो पॉइंट में आ गया। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक स्टे ट्यून एंड कीप लर्निंग।